हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी क्या सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 1 नोट्स फ्री मिलेगा। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट का 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3rd और 4th का हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी क्या, जो कि हमारा जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी गद्य उद्भव और विकास के सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लेकर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, ये आंसर ही इनफ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो रहने वाला है उसमें हमसे पूछा गया है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो जो हमारा हिंदी कहानी है उसका विकास और उसकी जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई है वो हमें बतानी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है व्यंग्य की विधागत विशेषता बताते हुए उसकी विकास यात्रा पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जो व्यंग्य की विधागत विशेषता है वो बतानी है और उसके विकास के बारे में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख लेते हैं और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका या एक छोटा सा परिचय लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले यही बताना होता है भूमिका में कि जो हमारा बैकग्राउंड रहा है क्वेश्चन का उसको हमें बताना है। तो जिस तरीके से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य विधाओं का तीव्र विकास हुआ, तो यहीं पर जो हिंदी कहानी थी उसने भी अपनी अभिव्यक्ति दी और उसी तरीके से उसने अपने आप को व्यक्ति केंद्रित यथार्थ अनुभव संवेदना और सामाजिक युग संगठ बना दिया। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी हिंदी कहानी थी। उसी साइड हमारा जो दूसरी साइड था वहां पर हमारा जो व्यंग विधा थी उसने भी समाज की विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड और विडंबनाओं पर चोट करी थी। तो जो हमारा हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो हमारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था।
तो स्टूडेंट वहीं पर जो हमारे व्यंग की जड़ें थी वे संस्कृत प्रहसन आचार्य शुक्ल द्वारा बताई गई हास्य रस परंपरा, भक्ति काव्य की कटु आलोचनाएं तथा आधुनिक समय में पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो ये दोनों ही विधाएं हैं, फर्स्ट हमारी कहानी और सेकंड हमारी व्यंग, ये दोनों ही हमारे आधुनिक युग बोध की एक उपज है। एक तो कहानी जो होती है वो मनुष्य अनुभव को रूप देती है और जो व्यंग है वो समाज को दर्पण दिखाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम कर लेते हैं हिंदी कहानी का उद्भव व विकास को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हिंदी कहानी की जो आधार है, आप एक तरीके से मान के चलिए जो हमारा बेस है हिंदी कहानी का, वो भूमि फोर्ट विलियम कॉलेज, सुधार आंदोलन, सामाजिक जागरण, जातीय चेतना और नई शिक्षा से निर्मित हुआ है। यानी कि ये जो हमारे कुछ ऐसे कॉलेज है, कुछ ऐसे आंदोलन है, कुछ ऐसे हमारे जागरण है, कुछ चेतना है जिनसे हमारे हिंदी कहानी का आधार हुआ है। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो हमारी रचनाएं थी वे बाबू हरिशंकर परसाई से पहले भारतेंदु युग के निबंधों में दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो हमारे हिंदी कहानी का जो विकास हुआ वो भारतेंदु युग के निबंध में हुआ। उसके बाद हमारे बाबू हरिशंकर परसाई जी आए, उसके बाद ऐसे ही और जो कवि थे वे आते चले गए। तो अगर हम कहानी का एक प्रारंभ देखें संगठित रूप से, वो हमें 19वीं सदी के अंतिम दशकों में देखने को मिलता है, जहां पर जो कहानी थी उनमें लघुता, प्रभाव सज्जार और चित्रता देखने को मिलती है। यानी कि वहां पर जो कहानी होती थी वे इस टाइप से होती थी कि वे कम वर्ड्स में होती है, लेकिन उनका जो प्रभाव होता था, जो इफेक्ट होता था समाज पर, वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही तेज होता था। तो अगर आप पहली कहानियों के बारे में बात करें तो जैसे हमारे देवकी नंदन खत्री जी के हो गए, लाल शुक्ल, लल्लू चंद्रधर जो गुलेरी जी है, चंद्रधर शर्मा, उनकी कहानी हो गई उसने कहा था। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे आधुनिक हिंदी कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यथार्थवादी विस्तार में अगर हम बात करें, यह अगर हमने प्रारंभिक कहानी में जैसे देखा हमारी देवकी नंदन खत्री की हो गई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा हो गई, ऐसे ही यथार्थवादी विस्तार में हम बात करें तो हमारा प्रेमचंद युद्ध आता है सबसे पहले। तो प्रेमचंद की कुछ कहानियां थी जैसे कि पुष्प की रात, कफन, ईदगाह। तो इन सभी ने किसान वर्ग, समता मूलक दृष्टि, शोषण, जाति, इन सभी को विषय बनाया और इन्हें समाज में प्रस्तुत करा। तो जो प्रेमचंद थे उनको इसलिए ही हिंदी कहानी का पथ प्रदर्शक माना जाता है क्योंकि उनकी जो कहानी थी उसमें समाज, शोषण, जाति सभी का जो आधार था वो छुपा हुआ था। तो जब हम प्रयोग और मनोविश्लेषण प्रेमचंद के बाद देखें तो हमारे अन्य कवि आते हैं जैसे जैनेन्द्र हो गए, आज्ञा हो गए, यशपाल हो गए, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ऐसे बहुत सारे कवि आते हैं जिन्होंने कहानी को मनोवैज्ञानिक, बिंबनात्मक और अस्तित्ववादी भी बनाया। तो स्टूडेंट जो हमारी ये प्रयोग और मनोविश्लेषण थे, उसके बाद हमारी कुछ नई कहानियां और आज के समय की कहानियां आती है। तो आज का जो हमारा समाज है उसमें स्त्री पुरुष भिन्नता, दमन, शाही, अजनबीपन, ये सभी देखने को मिलता है। तो इन सभी के आधार पर ही जो समकालीन कहानी है उसने स्त्री विमर्श, दमन, शहरी, अजनबीपन, वर्गीय असमानता को स्थान दिया। तो इसी तरीके से अगर आप हिंदी कहानी देखें तो वो हमारा बीज रूप से शिल्प सजग, दृष्टि सजग और भाषा सजग आधुनिक कथा परंपरा तक पहुंची। तो इसी तरीके से जो हमारी हिंदी कहानी का जो उद्भव था वो हुआ था। स्टूडेंट आप इसको शॉर्टली ऐसे ही समझिएगा कि जो हिंदी कहानी का असली उद्भव है वो 1900 के आसपास आधुनिक गद्य के विकास के साथ माना जाता है। तो भारतेंदु युग में कथात्मक गद्य की शुरुआत हुई थी, पर 1900 से 1920 के बीच जब प्रेमचंद, प्रसाद, गुप्त, द्विवेदी ये सभी लेखक थे, इन्होंने कहानी को स्पष्ट रूप, कथानक, पत्र और यथार्थवादी ढांचा दिया। तो स्टूडेंट यही समय हिंदी कहानी का जन्म काल माना जाता है, यानी कि 1900 समय के जो आसपास का समय था वही हमारे हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है और विकास माना जाता है। तो यही हमारा हिंदी कहानी और उद्भव और उसका विकास किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है व्यंग की विधागत विशेषताओं को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारा व्यंग है, व्यंग जो हमारा होता है ये हमारा कोई इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ये हमारा एक तरीके से मोटिवेशनल होता है। तो व्यंग का जो मूल या उद्देश्य होता है वो कटाक्ष और सत्य होता है, यानी कि जो सत्य बात होती है वो उस व्यंग में दिखाई जाती है और इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि चेतन जागरण है। तो व्यंग हमारी विसंगतियों की पहचान करता है,
विरोध, शंका, विद्रोह, सामाजिक आंदोलन, इन सभी का माध्यम बनता है। तो हास्य के पीछे तीक्ष्ण यथार्थ भी हमारा व्यंग्य रखता है। तो अगर हम इनके विधागत लक्षण में देखें तो इसकी जो भाषा होती है वो तथ्य आधारित, तीखी और उपहास मिश्रित होती है। शिल्प की अगर बात करें तो ये संक्षिप्त, प्रभावशाली और दृश्यात्मक होता है। साथ साथ लक्ष्य इसमें रहता है सुधार और विकृति निवारण का। मान लीजिएगा समाज में कोई भी कुरीतियां चल रही है तो जो हमारा व्यंग होगा उसका जो लक्ष्य होगा वो उस कुरीति को सुधार लाना होगा। स्वर इसका होता है लोक चेतना, विरोध और लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं ओवरऑल ये हमारा एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीच टाइप होता है। तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके अनुसार व्यंग का मूल सामाजिक उपयोगिता और समाज में सुधार लाना था। तो जो हमारा समाज है उसमें सुधार के लिए ही जो व्यंग है वो लिखा जाता है और यही सभी थे हमारे विधागत लक्षण हमारे व्यंग के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्यंग की विकास यात्रा को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारा व्यंग की विकास यात्रा है वो बहुत ही अलग रूपों में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम प्राचीन बात करें प्राचीन भारतीय साहित्य में तो उस समय जो व्यंग परंपरा थी उसमें भर्तृहरि, विदूषक संवाद, संस्कृत प्रहसन ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारा भारतेंदु युग आया तो उसमें सामाजिक कटाक्ष रचे। प्रेमचंद्र ने किसान व्यवस्था और जमींदार शोषण पर प्रहार किया। इसी तरीके से जो हमारे यशपाल, अज्ञे, नागार्जुन थे इन सभी ने भी राजनीतिक व्यंग के रूप में लिखा और जो हमारा व्यंग है उसका धीरे धीरे फिर विकास होने लगा। तो विशेष रूप से आधुनिक हिंदी व्यंग के अगर हम प्रमुख स्तंभ देखें तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी आती है। तो उनकी जो रचना है सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, डांट बचाने की बीमारी, तो ये सभी हमारा एक ऐसे व्यंग है जिससे कि समाज में सुधार की भावना लाई गई है। सेकंड आता है शरद जोशी। तो शरद जोशी ने भी कुछ ऐसी रचना लिखी जैसे कि मैं और वे, प्रति व्यक्ति, थोड़ा सा व्यंग। तो ये सभी हमारे ऐसी रचनाएं हैं स्टूडेंट जो कि हमारे समाज में किसी भी कुरीति को लेकर, किसी भी बात को लेकर समाज में आवाज उठाती है। इसके बाद काका हाथरसी हो गए, उन्होंने भी उन्हें हास्य व्यंग के लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो जो हमारा व्यंग है वो भी हमारा अनेक प्रकार का होता है, हास्य, करुणा, इसी तरीके से हमारा व्यंग है और मोटिवेशनल, साहस भरा, इसी तरीके से व्यंग होते हैं। तो जो हमारे हास्य व्यंग के जो लोकप्रिय कवि है वे हमारे काका हाथरसी जी है। इसी से अलग जो हमारे आज के समय के अगर हम जो व्यंग कवि देखें उनमें हमारे रामेश चंद्र सरोकार, लक्ष्मण गौड़, ज्ञानेंद्र पति ये सभी आते हैं। तो जो हमारा व्यंग है उसने लोकतंत्र, भ्रष्टाचार नियंत्रण, मीडिया आलोचना, स्त्री विरोध और धार्मिक अंधविश्वास इन सभी पर तीखे तेवर विकसित किए हैं। यानी कि इन सभी के बारे में हमारे व्यंग में लिखा गया है। तो यही था हमारे व्यंग की विकास यात्रा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में आपको दोनों का एक निष्कर्ष ही बता देना है कि जो हमारा व्यंग और कहानी है ये दोनों ही हमारे प्रमाणिक दस्तावेज है और जो हमारा कहानी है वो मानव अनुभव, संघर्ष और संवेदनाओं को लाता है। लेकिन जो हमारा व्यंग है वो अंतर विरोध, पाखंड और सत्य दुर्योग पर तीखी आलोचना करता है। तो इसलिए जो हमारे ये दोनों ही विधा हो गए ये हमारी आलोचनात्मक साहित्य की एक पहचान है। तो कहानी तो मानव अनुभूति की गाथा है और जो व्यंग है वो सामाजिक चेहरा दिखाने वाला एक दर्पण है। तो स्टूडेंट आज के समय में जो ये दोनों विधाएं हैं ये पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया और कथात्मक लेखन के माध्यम से लिखी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हिंदी कहानी है वो यथार्थ की अभिव्यक्ति है और व्यंग यथार्थ का प्रतिकार है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे पूछा गया है शुक्लोत्तर निबंध के विकास क्रम को रेखांकित कीजिए। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है शुक्लोत्तर निबंध के विकास पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें जो शुक्लोत्तर निबंध का विकास है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा हिंदी निबंध साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसका है। तो हिंदी निबंध साहित्य की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे पहले ही आता है क्योंकि इन्होंने निबंध को वैचारिकता, वैज्ञानिक विवेक और प्रगतिशील दृष्टि प्रदान करी थी। तो स्टूडेंट जब हमारा शुक्ल युग आया तो उसके बाद हमारा आया शुक्लोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग में हमारे कुछ शुक्लोत्तर निबंध लिखे गए
जिन्हें हम पोस्ट शुक्ल ऐसे ट्रेडिशन भी कहते हैं। तो इस समय जो निबंध लिखे गए थे उनमें व्यक्तिवादी शैली, रम्य निबंध, आत्मकथ्य, प्रसंग स्मरण, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हमारा शुक्लोत्तर युग था उसमें निबंध ने शास्त्रीय विवेक और आधुनिक संवेदना इन दोनों का संतुलन बनाया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है शुक्लोत्तर काल का आरंभ को लेकर। तो स्टूडेंट जो शुक्लोत्तर काल का आरंभ है वो किस तरीके से हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा दो प्रमुख धारणाएं इसमें उभरती है। फर्स्ट व्यक्तिवादी एवं भावना मिश्रित, सेकंड रम्य एवं सौंदर्यवादी। तो स्टूडेंट इस परिवर्तन का जो नेतृत्व था वो हमारी महादेवी वर्मा ने किया था अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से, जैसे कि श्रृंखला की कड़ियां हो गई, अतीत के चलचित्र हो गए। तो ये हमारे एक तरीके से स्मृति मूलक भावनात्मकता को दर्शाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने भी सांस्कृतिक रसभाव को बढ़ाया। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने व्यक्तित्व प्रधान कथ्य को बढ़ाया। तो स्टूडेंट ये जो लेखक थे इन्होंने ही निबंध को व्यक्तिगत टोन, भाषा, सौंदर्य उस स्मृति रंजन से जोड़ा। तो यहीं से हमारा जो शुक्रोत्तर काल है उसकी शुरुआत होती है, जिसमें हमारी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा ये सभी लेखक आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है छायावादी प्रभाव एवं साहित्यिक सौंदर्य का लेकर। तो जो हमारे छायावादी कवि थे स्टूडेंट, जो हमारे कवि थे छायावाद के लेखक थे, उनके जो निबंध होते थे उसमें वे चित्रात्मक भाषा का उपयोग करते थे। सूक्ष्म अनुभूति, अनुभव की एकांतता, इन सभी का उपयोग वे अपने निबंधों में करते थे। तो यहाँ पर जो निबंध होते थे वे अनुभूति मूलक गद्य बनाते थे। यानी कि जो उनके गद्य होते थे, जो उनके निबंध होते थे, उनकी जो भाषा रहती थी वो बहुत ही चित्रात्मक रहती थी और वे बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाते थे। तो इसी तरीके से अगर आप सुमित्रा नंदन पंत देखें तो उन्होंने निराला में आता है रहस्यमय दृष्टि और व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष। महादेवी वर्मा ने हृदय की करुणा और सौंदर्य अनुभूति को बढ़ाया। तो स्टूडेंट ये जो लेखक थे इन्हीं लेखकों के कारण जो निबंध विचार है वो आगे से बढ़कर हमारे कलात्मक आनंद का क्षेत्र बन जाता है। तो यही था हमारा छायावादी प्रभाव एवं साहित्यिक सौंदर्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गंभीर सामाजिक राजनीतिक निबंध को लेकर। तो स्टूडेंट जब हमारा देश आजाद होने की कगार पर था तो उस समय जो हमारे नागरिक थे उनके अंदर चेतना जगाने का जो काम किया वो हमारे निबंधों ने किया। हमारे कवि, हमारे लेखक का उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के दौर में जो निबंध थे उन्होंने सामाजिक आयामों का वे माध्यम बने। तो जो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद हो गए, डॉक्टर धर्मवीर भारती हो गए, इन दोनों ने साहित्य और संवेदना को बढ़ाया। इसी तरीके से जो हमारे डॉक्टर राम मोहन पाठक, विद्यानिवास मिश्र हो गए, इन्होंने भाषा और संस्कृति पर गंभीर चिंतन दिखाया। तो स्टूडेंट ये जो निबंध थे ये राष्ट्रीय चेतना, इतिहास दृष्टि, लोकतंत्र, शिक्षा और भारतीयता को आकार देते। यानी कि जो हमारे निबंध होते थे इन्होंने ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, जो हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, उनके अंदर चेतना जगाई, जिससे कि जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो राष्ट्र भाव की भावना से जुड़ा। तो यही था हमारा गंभीर सामाजिक राजनीतिक निबंध। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्यंग्य निबंध का विस्तार को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारा शुक्लोत्तर दौर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो था हमारा व्यंग्य निबंध का उदय, जिससे कि हमारे समाज की जो कुरीतियां थी, जो राजनीतिक पाखंड थे, उन सभी पर आलोचना की गई। उनमें हमारे सबसे पहले जो नाम आते हुए हरिशंकर परसाई का सादाचार का ताबीज आता है, जो कि व्यंग्य का आधुनिक स्वर है। और ऐसे ही हमारे शरद जोशी जी है, उन्होंने लिखा मेरी कल्पना का देश। ऐसे ही काका हाथरसी जी है, उनको हास्य व्यंग्य का लोकप्रिय कवि कहा जाता है। तो इनके जो निबंध होते थे वे लोकतांत्रिक प्रतिरोध की विधा बन गए थे। तो यही था हमारा व्यंग्य निबंध का विस्तार। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ आता है वो आता है कथ्य विविधता और नए प्रयोग को लेकर। तो शुक्लोत्तर निबंध में जो वैज्ञानिक दृष्टि थी वो हमारे होमी, दाभोलकर, नागार्जुन इन सभी ने दी। स्त्री विमर्श को महादेवी, सुभद्रा, मन्नू भंडारी जैसे लोगों ने बढ़ाया। भाषा चिंतन को विद्यानिवास मिश्र, संस्कृति निबंध को होमिंग्या, अनुवाद धारा और भारतीय पुनर्पाठ के अंतर्गत सक्रिय किया गया। तो स्टूडेंट ये जो निबंध थे ये विचार केंद्र से जन केंद्र तक इनको पहुंचाता था। तो यही था हमारा कथ्य विविधता और नए प्रयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समकालीन विस्तार को लेकर।
तो शुक्लोत्तर प्रवाह आगे जाकर कमलेश्वर, कुंवर नारायण, ज्ञान रंजन इन सभी के पास पहुंचा, जहां से जो निबंध है उसकी खुली बहस, विचार संघर्ष और लोकतांत्रिक विमर्श का ये मंच बन गया। तो इसी तरीके से जो हमारा निबंध था समकालीन विस्तार, उसका इसी तरीके से हुआ। तो यही था हमारा समकालीन विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे जो हमारा शुक्लोत्तर निबंध है उसने विचार की कठोरता से मुक्त होकर अनुभूति और सौंदर्य की ओर उन्मुख किया। साथ ही जो हमारे शुक्ल जी के निबंध है उनमें तर्क, विज्ञान, इतिहास ये सभी जोड़े गए। और साथ ही इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शुक्लोत्तर निबंध है वो हिंदी गद्य का एक आधुनिक चेहरा है, जहाँ पर विचार, कला, अनुभव और समाज इन चारों का समन्वित सेतु हमें देखने को मिलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा लिखिए और नमक का दरोगा कहानी की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें दो चीजें बतानी है, कहानी की समीक्षा और कहानी की विशेषताएं। तो चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत है वो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम यही लिख देंगे कि जो हमारी, आप इसको हर आंसर की तरीके से समझिएगा। अगर आपसे किसी भी तरीके की कहानी का कोई भी विशेषता या कोई भी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको भूमिका इस तरीके से ही लिखनी है कि जो भी उस कहानी का लेखक होता है आपको उसके बारे में लिख देना है। तो जो हमारे नमक का दरोगा कहानी है ये हमारी प्रेमचंद की कहानी है। और ये जो प्रेमचंद थे ये हमारे यथार्थवादी परंपरा, आदर्शवाद और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखते थे। तो स्टूडेंट, इसमें जो कहानी का नायक है वो विष्णु प्रसाद है, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति था। और जो ब्रिटिश शासन था और उसके अधिकारी थे उसके बारे में यहाँ पर दूसरा पक्ष इसका होता है। तो इसी प्रकार से जो कहानी है वो मानवीय चरित्र, नैतिकता और संघर्ष का चित्रण भी हमें देती है। तो इसी तरीके से आपको एक भूमिका लिख लेनी है। भूमिका के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका मुख्य भाग का आएगा। तो मुख्य भाग में सबसे पहला जो आता है वो आता है कथानक और सामाजिक यथार्थ। तो कथानक में आपको लिख देना है कि जो हमारा ये कहानी है, तो कथानक में आपको ये लिख देना है। तो मैं आपको एक छोटी सी तरीके से बता देता हूँ कि जो ये हमारी स्टोरी है ये हमारी एक ईमानदार व्यक्ति जिसका नाम विष्णु प्रसाद है उसके ऊपर, और जो दूसरी तरफ है वे हमारे ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी। तो उनके बीच की ये कहानी है कि यहाँ पर जो कहानी का जो अभिभार है वो हमारी नमक कर व्यवस्था के आसपास घूमता है। तो पूरी कहानी में हम औपनिवेशिक अत्याचार, भ्रष्ट राजस्व व्यवस्था और दरूनता नौकरशाही संरचना ये सभी देखने को हमें इस कहानी में मिल जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आदर्श यथार्थ का समन्वय। तो स्टूडेंट, कहानी जो हमारी ये है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये जो हमारा विष्णु प्रसाद का जो यहाँ करेक्टर दिया गया है उसमें जो प्रेमचंद है उसने आदर्शवादी मनुष्य की प्रतिष्ठा करी है। यानी कि आदर्शवादी मनुष्य किस तरीके का होता है उसके रूप में इन्होंने विष्णु प्रसाद को दर्शाया है। थर्ड हमारा जो आता है, उससे पहले हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर भोला होता है वो एक अमीर व्यापारी होता है और अधिकारी वर्ग जो होते हैं वे भ्रष्टाचार और प्रभाव का प्रतीक होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो कहानी का संदेश है वो यही है कि सच्चाई पर अस्थायी संकट या आ सकता है पर वह अंततः सम्मान पाती है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कहानी है इसमें हमारा संदेश यही है कि सच्चाई पे जो असत्य है या जो अस्थायी संकट है वो कुछ टाइम के लिए आता है, लेकिन हमेशा जो लास्ट में जीत होती है वो हमारी सच्चाई की होती है। तो चरित्र चित्रण की अगर आप विशेषता करें तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया जो दो स्तर पर आते हैं। फर्स्ट हमारा विष्णु प्रसाद का जो कि ईमानदार, भावुक और कर्तव्यनिष्ठ था, और दूसरा हमारे जो अधिकारी लोग थे जो कि स्वार्थी, भोला और भ्रष्ट आर्थिक स्वार्थी थे। इसी तरीके से जो थर्ड व्यक्ति है वो भोला था जो कि भ्रष्ट आर्थिक शक्ति वाला था। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति थे। फर्स्ट हमारा जो था वो विष्णु प्रसाद था, सेकंड हमारे अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, और थर्ड हमारा भोला नाम का व्यक्ति था जो कि एक अमीर व्यापारी था। तो बिना उपदेश दिए ही जो प्रेमचंद है वो चरित्रों के व्यवहार से आदर्श का पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं। तो यही थी हमारी चरित्र चित्रण की विशेषता। इसके बाद भाषा शैली की अगर हम बात करें तो जो कहानी की भाषा थी वो सहज थी, बोलचाल की थी, यानी कि नॉर्मल जो जनता होती है वो उसको आसानी से पढ़ सकती थी क्योंकि ये संवादों से भरी हुई थी, नैतिक थी और
भावभूमि को आकार देने वाली थी। शैली में अगर हम देखें तो व्यंग और कटाक्ष शैली का इसमें उपयोग किया गया है, जिसमें भी कि हम चुटीली टिप्पणियां देखते हैं और कुछ सरल हास्य समाज की कमजोरियों पर तीखी आलोचना भी करते हैं। तो ये थी इसकी भाषा शैली और कथोपन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रेमचंद का सामाजिक सरोकार। तो स्टूडेंट कहानी में जो प्रेमचंद थे वे सामान्य मनुष्य की विविधताओं, यानी कि एक तरीके से जो समाज, जो हमारा मध्यम वर्ग होता है, उसके बारे में इन्होंने कहानी में सामाजिक सरोकार को दिखाया है। तो जो हमारा समाज है वो सरकारी अन्याय से, ब्रिटिश नीतियों से, इन सभी से घिरा हुआ था उस समय। तो उन सभी की पोल ये इस कहानी में खोलते हैं, और ये जो कहानी है ये जन साहित्य और जन चेतना का आपका एक दस्तावेज भी माना जाता है। तो ये था प्रेमचंद का सामाजिक सरोकार। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है उपदेश नहीं अनुभूति का प्रभाव। तो जो हमारे प्रेमचंद थे वे पाठक पर उपदेश थोपते नहीं, बल्कि जो हमारी स्थिति, जो दृश्य, संवाद और परिणाम है, इनके माध्यम से वे नैतिक प्रभाव स्थापित करते थे। और यही कहानी की कलात्मक ऊंचाई है। तो स्टूडेंट यही थी हमारे कहानी का आपका एक तरीके से विशेषता, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट उपसंहार में आपको यही लिख देना है कि जो हमारा नमक का दरोगा कहानी है इससे हमें क्या संदेश मिलता है। आपको इसी तरीके से लिख देना है कि ये कहानी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहानी पाठक को मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उसे चरित्र, व्यवस्था और समाज पर सोचने को भी बाध्य करती है। तो स्टूडेंट यही हमारे प्रेमचंद की साहित्यिक शक्ति और इस कहानी का एक स्थायी महत्व है। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन हार भी लिख देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा मलबे का कहानी विभाजन विभाषिका का दस्तावेज है। इस कथन के आलोक में प्रस्तुत कहानी का विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे अथवा करके भी पूछा गया है, मलबे का कहानी विभाजन की त्रासदी को उद्घाटित करती है, इस कथन की तर्क सहित पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आपको मलबे की कहानी के बारे में लिख देना है। तो स्टूडेंट इसके उद्देश्य में इसकी जो भूमिका है उसको भी आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने अभी पहले वाली आंसर में आपको बताया था कि आपको भूमिका किस टाइप से लिखना है। तो आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट जो ये हमारे मलबे की कहानी है ये हमारी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है, जो ये हमारी यहाँ पर हमारा ये गलत टाइप हो गया है, ये हमारा मोहन राकेश की कहानी है, मलबे की कहानी। तो वे ये जो कहानी है ये हमारे उस समय के 1947 का जो हमारा विभाजन हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस समय की राजनीतिक दिशाओं से ये त्रासदी से स्थापित एक कहानी है। तो इससे विस्थापन, दंगों की हिंसा, सामाजिक संबंधों का टूटना, मनुष्य की पहचान और घर परिवार का विनाश, ये सभी घटनाएं हमारे इस कहानी में आती है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा भूमिका हो गया। छोटे से भूमिका के बाद हम मुख्य भाग लिखेंगे। मुख्य भाग में हम सबसे पहले लिखेंगे कथानक में विस्थापन और असीमितता। तो कहानी का जो मूल प्रसंग है वो एक व्यक्ति है जो कि विभाजन की राजनीतिक रेखा के कारण अपना घर, जमीन, परिवार सब कुछ अपनी खो देता है। तो उसके पास क्या बचता है? केवल एक मलबा बचता है और उसके मालिक होने का भ्रम उसको बचता है। तो यही हमारे एक विस्थापन, विभाजन की असली पीड़ा है। यहाँ पर कोई घर जो है वो कोई भूगोल स्थिति नहीं, बल्कि एक हमारे अस्तित्व का आधार हमारे जो मोहन राकेश जी उन्होंने इसको बताया है। सेकंड, हिंसा, अनिश्चितता और भय की बात भी इन्होंने करी है। उन्होंने कहा है कि जो ये हमारा टकराव होता है, राजनीतिक टकराव होता है, या किसी भी कारणों से जो विभाजन होता है वो केवल एक विभाजन ही नहीं होता, वो जन हत्याओं, आगजनी, अविश्वास और धार्मिक पागलपन का भी दौर माना जाता है। तो इस कहानी में दंगों का अनाक्य भय, मृत्यु की निरंतरता, संभावना, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र जितने भी होते हैं सब नष्ट की नजरिए में बदल जाते हैं, और ये जो वातावरण है ये कहानी को त्रासदी का स्रोत भी बनाती है। तो यही था हिंसा, अनिश्चितता और भय। इसके बाद हम घर का मलबे के अगर बात करें तो ये हमारे एक इतिहास का प्रतीक था, यानी कि जो घर का ढांचा है वो अब मलबा रह गया है, लेकिन जो नायक है वो उसे अपना मानता है, क्योंकि जो उसका अतीत है, जो उसका भ्रम है, जो उसकी श्रम है, जो उसकी स्मृति है, वो सब आपके उसी मलबे से जुड़ी हुई थी। तो इसका मलबा जो था वो टूटी सभ्यता का प्रतीक, राष्ट्र के बिखरे चेहरे का प्रतिनिधि और निजी इतिहास का अवशेष बन जाता है। तो स्टूडेंट एक ही तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये मलबा था ये विभाजन की एक स्मृति पुस्तिका है। इसके बाद सेकंड आता है पहचान का संकट। तो विभाजन ने मनुष्य से पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू और मुस्लिम, यानी कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो जो हमारे
हिंदू थे, मुसलमान थे और शरणार्थी थे, इन सभी से उनके आधार पर पूछा गया, उनकी पहचान पूछी गई और उसी के आधार पर उनको नागरिकता दी गई। तो स्टूडेंट वह अपना देश, धर्म और अधिकार साबित करने की मजबूरी में घिर जाता और ये जो पहचान का संकट है यही हमारी कहानी को ऐतिहासिक और सामाजिक आयाम देता है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है मानवीय संबंधों का टूटना। तो जो हमारा विभाजन था उसने सदियों का पड़ोस, विश्वास, मित्रता सबको खत्म कर दिया था। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा हानि होती है वो मनुष्य की अनुभूति हानि होती है। वहां पर मनुष्य का जो मनुष्य है वो शरणदाता नहीं बल्कि मालिक, कब्जेदार और अतिक्रमणकारी बन गया था। तो स्टूडेंट फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है व्यंग्यात्मक संकेत यानी कि मलबे का मालिक। तो शीर्षक स्वयं व्यंग्य है, क्या मलबा भी किसी की संपत्ति का अधिकार हो सकता है? तो विभाजन ने मनुष्य को संपत्ति लोलुप बना दिया, जहां पर मानवीय अनुभूति की जगह दावेदारी और कब्जे की मानसिकता रह गई है। इसके बाद हमारा आता है कहानी का दस्तावेजी स्वर। तो स्टूडेंट ये जो कहानी है ये इतिहास तथ्यों से नई घटनाओं के धागों से लिखी गई है, इसलिए ये हमारे एक डॉक्यूमेंट्री है, एक दस्तावेजी स्वर के रूप में भी काम करती है। तो इसमें पीड़ा, भटकाव, दरिद्रता, असुरक्षित इन सभी को सुरक्षित रखा गया है और यही उसे विभाजन का मानवीय आर्काइव भी बनाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आएगा, एक छोटा सा निष्कर्ष आएगा। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हमें लिख देना है कि जो हमारे मलबे का मालिक है वो विस्थापन की विभीषिका, जीवन मूल्यों के पतन, इन सभी से भरा हुआ हमारा एक कहानी है, या इसे हम एक दस्तावेज स्मृति भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कहानी आंकड़ों की नहीं, आंसुओं की गवाही है और यही कारण है कि यह विभाजन का दस्तावेज भी है और उस त्रासदी की तर्कसंगत पुष्टि भी, जिससे कि भारतीय समाज आज तक ढो रहा है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक आंसर, जिसके साथ हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो गिववे के क्वेश्चन में हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट, वो हमारा रहने वाला है कि जो हमारा नमक का दरोगा कहानी है उसके लेखक कौन है। तो नमक के दरोगा कहानी के आपको लेखक बनाना है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा रहने वाला है कि जो हमारा मेरे राम के मुकुट भीग रहा है, जो हमारा क्वेश्चन भी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस कहानी के लेखक कौन है वो आपको बताना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट, वो हमारे रहने वाला है कि जो हमारे हिंदी कहानी का जो उद्भव है या जो विकास है वो हमारा कौन से सन से माना जाता है। तो ये तीन चीजें आपको बतानी है। तो यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की मूल संवेदना पर विचार कीजिए, अथवा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की प्रतीकात्मकता को कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर लिखेंगे तो इसके आंसर में हम सबसे पहले लिख देंगे, तो इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम लिखेंगे कि जो ये हमारा निबंध है ये एक सांस्कृतिक चेतना का निबंध है और इसमें भारतीय समाज के चरित्र पतन, मूल्य स्खलन, राजनीतिक प्रदूषण और आदर्शों की भीगती प्रतिष्ठा पर ये भरा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो राम है वे मर्यादा पुरुषोत्तम का ऐतिहासिक पात्र नहीं है बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक आत्मा, लोक नैतिकता, न्याय, धर्म, नैत्य, सत्य और कर्तव्य परायणता का भी प्रतीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा निबंध है ये हमारा विद्या निवास मिश्र जी ने लिखा है। तो विद्या निवास मिश्र जी का ये हमारा निबंध है। तो इसी तरीके से आप एक भूमिका लिख लेंगे। भूमिका के लिखने के बाद हम हमारा मुख्य भाग लिखेंगे। मुख्य भाग में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मूल संवेदना आदर्शों का शरण को लेकर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो निबंध है ये इसकी सबसे गहरी संवेदना हमारी यही मानी जाती है कि वो समाज के मूल्य, राजनीति की नीति और मनुष्य का आचरण, इन सभी को धीरे धीरे जो भूमि है वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो भारतीय सभ्यता को चलाने वाला मूल्य तंत्र है वो रूपक के रूप में राम था और आज वही जो मूल्य है वो दुख और आहत बन चुका है। तो इसीलिए वे कहता है कि जो मेरे राम का मुकुट है वो आज भीग रहा है, यानी कि जो आहत है वो वहां पर मर्यादा की बात करती है।
सेकंड हमारा आता है राम सांस्कृतिक प्रतीक। तो यहाँ पर जो राम है वो किसी धर्म के आधार से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो एक हमारे आदर्श मर्यादा के आधार से जुड़ा हुआ है। तो राम का मुकुट भीगता हुआ बताता है कि हमारी जो आस्था, हमारी नैतिकता और हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता है वो अब धीरे धीरे भीगने लग रही है, यानी कि वो असुरक्षित होती जा रही है। तो यही था राम सांस्कृतिक प्रतीक। इसके बाद थर्ड हमारा आता है भीगा मुकुट भ्रष्ट अर्थव्यवस्था की चोट। तो यानी कि भीगा मुकुट का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारा शासन है वो भीग रहा है, न्याय की नींव गल रही है और नेतृत्व तो कमजोर होता जा रहा है। यानी कि जो हमारा भ्रष्टाचार है, जो हमारा भाई भतीजावाद है, तो ये सभी हमारी व्यवस्था को अनैतिकता का करात्मक रूप दे रही है। इसके बाद फोर्थ आता है संवेदना में व्यंग और करुणा का मिश्रण। तो ये जो निबंध है ये व्यंग्यात्मक करुण शैली का उदाहरण है। इसमें व्यंग, सत्ता, तंत्र, नेता, अधिकारी सभी के बारे में बात की गई है। तो लेखक कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमारे राम को नहीं छोड़ा पर राम के मूल्य छोड़ दिए। यानी कि हम जो है, हमने वो राम को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो राम के आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे, हम उनको भूल गए हैं। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है समाज मूल्यों की नमी। यानी कि ये भीगना केवल एक प्राकृतिक वर्षा नहीं, बल्कि एक हमारी आक्रांत नागरिकता, मानव शुचिता की परिचय का भी एक प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहता है कि जो मुकुट अभी बल मर्यादा देता था वो आज ऐसा होकर हमारे पानी में डूब रहा है। तो सिक्स्थ हमारा जो आता है वो आता है सांस्कृतिक पुनर्विचार के संदेश। तो निबंध का जो संदेश है वो ये नहीं है कि हमें राम चाहिए, बल्कि ये है कि जो हमारे राम के मूल्य है, यानी कि जो आदर्श, जो सत्य है, जो करुणा, जो न्याय, वे हमें वापस से लाने होंगे। तो यही हमारे सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की मांग भी करते हैं। तो ये था सांस्कृतिक पुनर्विचार का संदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम लिखेंगे कि ये जो निबंध है ये भारतीय समाज का नैतिक स्तंभ हिल रहा है, ये बताता है। और यहाँ पर जो राम का मतलब है वो किसी धार्मिक स्रोत से नहीं, बल्कि हमारे जो राम के मूल्य है, जो उनकी सत्य, अहिंसा, उनको धारण से करना है। तो आज के समय में भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का जो कमजोर पड़ना है, उनसे ही हमारा साबित होता है कि जो राम का मुकुट है वो भीग रहा है, यानी कि आदर्श सिकुड़ रहे हैं, मर्यादा रो रही है और नैतिकता संकट में है। तो स्टूडेंट ये जो निबंध है इसे भारतीय मूल संकट का संवेदनात्मक दस्तावेज भी माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान की समीक्षा कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो चलिए इसकी भी हम भूमिका लिख देंगे। और स्टूडेंट इसकी भी जब हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका में आपको इसी तरीके से लिख देना है कि जो हमारी ये दीपदान, हमारी जो ये एकांकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी एकांकी है ये हमारे राजकुमार वर्मा, तो जो हमारे राजकुमार वर्मा है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, उनके द्वारा ये हमारी एकांकी लिखी गई है। और इसमें मानवीय संवेदना, करुणा, दान, सामाजिक कर्तव्य, दोष मुक्ति, इन सभी के बारे में इसमें भरा हुआ है। तो दीपदान शीर्षक का जो प्रतीक है वो ये है कि अंधकार में प्रकाश बांटने का, पाप समन का और आत्मा का मुक्ति का। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो दीप का मतलब है वो हमारा एक तरीके से ज्ञान का है, और दान का मतलब है उसको बढ़ाना, उसको बांटना। तो ये तो हमारा एक छोटा सा उपसंहार हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले लिखेंगे कथानक की एकता। तो यहाँ पर एकांकी का जो मूल कथानक है वो एक ही घटना पर केंद्रित है, दीपदान का आयोजन और उससे जुड़े हुए अभाव को लेकर। तो स्टूडेंट ये जो एकांकी की शिल्प शर्त है वो यही है कि समझ, संवाद और दृश्य उसी के चारों ओर विकसित होते हैं। तो यही था कथानक की एकता। इसके बाद सेकंड आता है पात्र की संख्या का संयम, यानी कि चरित्र चित्रण। तो इसमें जो पात्र है वे बहुत ही सीमित है, लेकिन वे बहुत ही प्रभावशाली है। तो केंद्रीय जो पात्र है वो करुणा, दान, पाप बोध और आंतरिक संघर्ष का वाहक है। और बाकी जो पात्र है वे सामाजिक प्रतिक्रिया और विडंबना के संकेतक बनते हैं। तो स्टूडेंट पात्रों की जो व्यक्तिगत रचना है वो संवादों से होती है, मंच वर्णनों से नहीं। और यही हमारे एक एकांकी का लक्षण भी माना जाता है। तो यही था पात्र संख्या का संयम। इसके बाद थर्ड हमारा आता है नाटकीयता और संघर्ष। तो एकांकी का तनाव दो स्तरों पर बनता है। फर्स्ट हमारा भारी, यानी कि दीपदान हो
या न हो। सेकंड हमारा आंतरिक यानी कि दान देने वाले मनुष्य के भीतर पाप को लेकर। तो स्टूडेंट इसी द्वंद से जो एकांकी है उसमें नाट्य उत्कर्ष भी बनता है। इसके बाद फोर्थ आता है संवाद प्रधान स्तुति प्रस्तुति। तो एकांकी की जो सफलता है वो संवादों पर निर्भर करती है। तो दीपदान में जो संवाद है वो बहुत ही छोटे लेकिन प्रभावशाली माने जाते हैं। तो संवाद ही दर्शक को चरित्र स्थिति और घटना प्रगति से जोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतीकात्मकता यानी कि दीपदान का अर्थ और विस्तार। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर दीप और दान जो है ये अलग अलग प्रतीक के रूप में देखे गए। दीप का मतलब प्रकाश, आशा, पवित्रता और करुणा है, और दान का मतलब ऐशरन, पापशालन और सामाजिक उत्तरदायित्व है। यहाँ पर जो अंधकार का मतलब है वो पाप, स्वार्थ और सामाजिक अनिकता से है, और दीपदान का मतलब यहाँ पर मुक्ति व दैहिक मानसिक अंधकार से संघर्ष से है। तो इसी कारण ये एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक सूचना का एक काव्य रूपक भी बन जाता है। तो यही था प्रतीकात्मकता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सामाजिक नैतिक संवेदना। तो एकांकी जो ये हमारी एकांकी है ये बताती है कि मनुष्य अपने अपराधों को दान, सेवा और करुणा से पवित्र कर सकता है, और हमारे समाज को ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है मंच संभावना और भाषा शैली। तो इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज दृश्य निर्माण वाली है, और यहाँ पर जो हम बात करें दृश्य विन्यास की तो उसमें सीमित स्थान, सीमित समय और मंच गतिशीलता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शीर्षक की सार्थकता। तो जो दीपदान शीर्षक है वो कथा का मूल्य प्रतीक, चरित्र विकास का संकेत, आंतरिक मुक्ति का मार्ग और समाज की दिशा सुधार की भी एक आशा है। तो ये जो शीर्षक है न केवल उचित है बल्कि अनिवार्य और अर्थ निर्धारक भी बन जाता है। तो ये थी हमारे शीर्षक की सार्थकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा दीपदान है ये हमारा एक संवाद है जिसमें हमारा जो दीप का मतलब है वो प्रकाश से है और दान का मतलब त्याग से है। तो इसलिए जो हमारा दीपदान है वो कहता है कि पात्र का परिवर्तन और समाज का नैतिक उद्धार, ये तीनों सांस्कृतिक प्रतीक भी हमारे माने जाते हैं। तो इसलिए जो दीपदान है वो हिंदी एकांकी परंपरा में संवेदना, प्रतीक और शिल्प का सफल सम्मिलन माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है सुभद्रा संस्मरण के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर प्रकाश डालिए, अथवा संस्मरण विधा के आधार पर सुभद्रा संस्मरण का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके आंसर में भी आपको लिख देना है कि जो हमारा ये सुभद्रा संस्मरण है ये हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। सॉरी, ये लिखा तो गया हमारा महादेवी वर्मा के द्वारा ही है, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में है। तो ये जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान थी ये हमारी महादेवी वर्मा की एक सहेली थी, और उन्होंने ये जो संस्मरण है वो उनकी व्यक्तिगत स्मृति, सामाजिक इतिहास, इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है। तो संस्मरण का यहाँ पर जो उद्देश्य है वो केवल तथ्य सूचना देना नहीं बल्कि अनुभव, स्मरण, आत्मीयता और एक मानव जीवन की भीतरी रोशनी भी दिखाना है। तो यही हमारा एक छोटा सा उपसंहार है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मुख्य भाग की। मुख्य भाग में सबसे पहला आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का सरल, आत्मीय और सांस्कृतिक जीवन। तो यहाँ पर जो सुभद्रा के व्यवहार के बारे में बताया गया है वो उन्होंने बताया कि वे बहुत ही सरल स्वभाव की थी, अपनेपन से परिपूर्ण थी और अहंकार से मुक्त थी। सेकंड आता है राष्ट्रभक्ति और सकीदा आंदोलन चेतना। तो जो महादेवी वर्मा जी है उन्होंने सुभद्रा को केवल एक कवित्री नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी भी माना। उन्होंने कहा कि उन्होंने आंदोलन में सत्याग्रह, जेल यात्राएं, सार्वजनिक भाषण, इन सभी में भाग लिया। तो उनकी जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी वो इसी तेजस्वी चेतना का एक प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पारिवारिक दायित्व, यानी कि जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी उन्होंने कविता, साधना, आंदोलन और परिवार तीनों के बीच में संतुलन रखा। तो संस्मरण में वे माँ के रूप में संवेदनशील, पत्नी के रूप में सहयोगी और समाज कर्तव्य में जागृत दिखाई देती है। तो एक तरीके से वे सूक्ष्म रूप से दिखाते हैं कि जो सुभद्रा का जो काव्य है वो बल और उनकी गृह अवस्था की सामंजस्य दृष्टि से भी उपजा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है काव्य प्रतिभा। तो सुभद्रा की जो रचना शक्ति है वो सहज भाषा, स्पष्ट कथ्य और भावनाओं से जुड़ी हुई है, और ये संस्मरण हमें बताता है कि जो सुभद्रा की कविताएं है
वो उनकी जीवन यात्रा की भी एक धड़कन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है संस्मरण विधि की सिद्धि। तो संस्मरण विधा के अनुसार घटनाओं की स्मृति, संवादों की सहजता और संबंध भावना, इन सभी का चित्रण होना चाहिए। तो सुभद्र संस्मरण में तथ्य कम और अनुभव अधिक है, इतिहास कम मानवता अधिक है और वर्णन नहीं, संवाद और संस्मरण चित्र है। तो स्टूडेंट इससे ये जो संस्मरण है ये आख्यात्मक कला का प्रभावी रूप भी बन जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानवीय करुणा और विदाई पीड़ा को लेकर। तो संस्मरण के अंत में जो महादेवी है वह सुभद्रा की अकाल मृत्यु, उनके स्वप्न विच्छेद और सांस्कृतिक क्षतों के बारे में लिखती है। और यहाँ पर जो संस्मरण है वो मित्रा, साहित्य और राष्ट्र तीनों का ही शोक पाठ बन जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। उपसंहार में आपको लिख देना है कि जो सुभद्रा संस्मरण है ये हमारा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा एक ऐसा संस्मरण था और एक ऐसा जीवन दस्तावेज था जिसमें कि उनकी आत्मीयता, उनकी चरित्र अनुभूति और मानवीय स्मृति के बारे में लिखा गया है। तो इसी संस्मरण के आधार पर जो सुभद्रा है उसको सरस हृदय, राष्ट्र चेतना और काव्य संवेदना वाली स्त्री माना जाता है। और इसीलिए ये जो रचना है ये संस्मरण वेदा की श्रेष्ठ उपलब्धि या सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व दस्तावेज रूपों में आती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया भाव और मनोविकार निबंध की विशेषताएं लिखिए, अथवा भाव और मनोविकार निबंध के आधार पर शुक्ल जी की निबंध शैली की विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट इसके आंसर में भी हम लिख लेंगे जो हमारा ये निबंध है ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हुआ है। और इसमें शुक्ल की तर्कात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टि, विश्लेषण शक्ति और सामाजिक नैतिकता का परिचायक इस निबंध को माना जाता है। तो इसलिए उनकी जो निबंध शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है वो हम भाव और मनोविकार निबंध के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें मानव हृदय की अनुभूति, बीमार मानसिक प्रवृत्ति, इन सभी के बीच विभाजन करते हुए बताया है कि सत्य और समाज का आधार स्वस्थ संवेदना होनी चाहिए, न कि कोई विकृति या रोगग्रस्त मनोवृत्ति। तो यही था हमारा एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में सबसे पहला आता है विषय वस्तु की वैज्ञानिकता। तो स्टूडेंट शुक्ल पहले भाव की परिभाषा देते हैं कि भाव जो है वो स्वस्थ, मनोवोचित और सहज और सौंदर्य युक्त संवेदना है। फिर मनोविकार की यानी कि जो मनोविकार है वो रोगात्मक प्रवृत्ति, दमन, भय, विकृत इच्छाएं, इन सभी के रूप में जाना जाता है। और ये जो वर्णन है ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और ये इस निबंध की प्रमुख विशेषता भी हमारी मानी जाती है। इसके बाद सेकंड है विश्लेषण प्रधान शैली। तो शुक्ल तथ्य तो प्रस्तुत करते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, फिर निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो वे साहित्यिक भाव को किसी रहस्य चमत्कार की तरह नहीं देखते, बल्कि उसको एक वैज्ञानिक रूप में वे प्रदान करते हैं। जो हमारा थर्ड आता है वो आता है सामाजिक नैतिक दृष्टि। तो स्टूडेंट ये जो निबंध है ये बताता है कि भाव जो है वो जनहित की दिशा में होता है, यानी कि करुणा, सहानुभूति, सत्य और कल्याण की। तो उदाहरणों की कार्यशीलता में अगर देखें तो शुक्ल अमृत विचार को उदाहरणों से सरल और बोधगम्य बनाते हैं और इनसे यही उनकी शैली थी। फिफ्थ आता है भाषा की स्पष्टता और सरलता। तो उनकी भाषा शुद्ध, तर्कशुद्ध और उदाहरण परक थी। और शैली के रूप में उन्होंने अगर देखे तो उन्होंने सरल गद्य शैली का उपयोग किया है। इसके बाद हमारा आता है भावना उपदेश नहीं, तर्क और विवेचन। तो उन्होंने इसे उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक विश्लेषक की तरह देखा। यहाँ पर वे मनोविज्ञान की आलोचना नैतिक और वैज्ञानिक दोनों ही धरातलों पर करते हैं। इसके बाद आता है साहित्य संबंध का उद्घाटन। तो ये जो निबंध है ये बताता है कि साहित्य भाव का क्षेत्र है और साहित्य में मनोविज्ञान घुस आए तो यह विकृत कला भी बन जाता है। नेक्स्ट आता है लोकमानस की चिंता। तो वे कहते हैं कि साहित्यकार के वैभव के रूप में वे शुक्ल साहित्य की चर्चा नहीं करते, वे साधारण मनुष्य की मानसिकता और सामाजिक के हित के मापदंड को बनाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम यही लिख देंगे कि जो ये हमारा निबंध है इसकी प्रमुख उपलब्धि यही है कि यह मनुष्य के भीतर छिपे प्रकाश और अंधकार को अलग करके बताता है कि स्वस्थ साहित्य वही है जिसमें मनुष्य का कल्याण भी निहित हो। तो इसलिए ये जो निबंध है ये विश्लेषण का श्रेष्ठ उदाहरण, मानसिक स्वास्थ्य दर्शन का दस्तावेज और शुक्लीय शैली का अनुकरणीय नमूना माना जाता है।
तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सेम नहीं आएगा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो आपके जो पेपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही वाला रहने वाला है कि निम्नलिखित अंशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपसे इस टाइप से कोई भी पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा और उस पैराग्राफ के बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दो पैराग्राफ को लेकर बता देता हूं। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले तो अंश लिखेंगे, यानी कि जो आपका पैराग्राफ होगा उसका कुछ पार्ट आप यहाँ पे लिख देंगे और उस पार्ट को लिखने के बाद आप उसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग में आपको ये लिखना है कि जो ये हमारा पैराग्राफ है ये हमारा किस हमारे जो एक तरीके से किस पार्ट से लिया गया है, किस लेखक का ये पैराग्राफ है। तो जिस तरीके से इसमें लिखा गया है कि यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक काव्य कान्य सौभाग्य या ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। तो यहाँ पर राजकुमारी स्वरूप स्त्री चरित्र अपनी थाय माँ से भाग्य और जीवन के संबंध पर बातचीत करते हुए आत्मविश्वास और व्यंग मिश्रित दर्शन प्रकट करती है। तो आपको इसी तरीके से लिख देना है कि जो ये पैराग्राफ है ये हमारा किस पार्ट से लिया गया है। तो आपको ओवरऑल सारे चैप्टर एक बार रीड करके जाने हैं ताकि आप उसकी स्टोरी समझ सको और आपको पता चल सके कि ये जो पैराग्राफ है किस पार्ट से लिया गया है। तो इसी तरीके से आप प्रसंग लिख देंगे। उसके बाद आपको अर्थ लिख देना है, यानी कि जो हमारे ये पैराग्राफ है इसका आपका अर्थ या एक तरीके से आप व्याख्या भी कह सकते हैं, आपको व्याख्या या अर्थ लिख देना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि इस अंश में नायिका कहती है कि भाग्य किसी एक वर्गीय व्यक्ति की बपोती नहीं है। जब वह अपने पैरों से पड़े पायल का उल्लेख कर दिया तो वह बताती है कि नूपुर का सौभाग्य है कि वो उसके चरणों में है। नूपुर का मतलब यहाँ पर पायल से है, तो उसकी चाल और गति में संगीत का अवसर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप अर्थ लिख देंगे, जो हमारे लाइन का होगा इस लाइन का अर्थ लिख देंगे। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, यानी कि इसमें जो बात की गई है वो क्या बात की गई है। तो बात इसमें यही की गई है जिस तरीके से इसमें जीवन दर्शन यानी कि भाग्य का सामित, स्वतंत्रता बोध, प्रत्येक के निर्णय का सम्मान, स्त्री आत्मविश्वास, सामाजिक दखल का विरोध, उपमा और प्रतीक, इन सभी के बारे में बात की गई है। कि यहाँ पर जो नायिका है वो कहती है कि हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप अनुचित है। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पर सेकंड में भी इसी तरीके से लिखना है। पहले आपको अंश लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यह महादेवी वर्मा के संस्मरण से लिया गया है। फिर उसके बाद आपको अर्थ लिख देना है कि इन जो ये लाइनिंग है इनका अर्थ क्या है। उसके बाद आपको इसकी व्याख्या कर देना है और उसके बाद आपको एक छोटा सा उपसंहार भी लिख देना है। तो उपसंहार में आपको यही लिखना है कि जो ये हमारा अंश है इसका क्या संदेश है। तो यहाँ पर हमारे दोनों अंश दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले अंश का जो संदेश है वो भाग्य दर्शन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को व्यक्त करना है और दूसरे का समय स्मृति राग का मनोवैज्ञानिक सूत्र प्रस्तुत करना है। तो यही था हमारा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है और हमारे एग्जाम में भी ये लास्ट ही आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो जहां पर हमने दो लिए हैं, एकांकी विधा की विशेषता और संस्मरण। तो सबसे पहले एकांकी विधा की विशेषता देखें तो यह हमारा एक संक्षिप्त नाट्य विधा है और इसकी जो मूल विशेषता है वो एकता, यानी कि कथानक किसी एक प्रधान घटना पर टिका होता है। तो यहाँ पर जो कथानक होता है वो एक ही घटना पर टिका होता है और इसमें बहुत ही सीमित पात्र होते हैं। इसके बाद एकांकी की जो ये रचना होती है ये संवाद प्रधान होती है। इसकी भाषा सरल, प्रांजल, संक्षिप्त होती है और ये काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और संवेदात्मक भी हो सकता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो ओवरऑल कि एकांकी एक ही अंक का संक्षिप्त नाटक है जो कि सीमित शब्दों में संपूर्ण नाट्य अनुभूति प्रदान कर देता है। तो यही थी हमारी एकांकी की विशेषता। इसके बाद संस्मरण की बात करें तो ये हमारी एक आत्मीय विधा होती है जिसमें कि जो लेखक के बारे के जो उसका जीवन है, उसकी जो घटना है, उन सभी के बारे में लिखा जाता है। तो जैसे कि आप पहले जीवन परीक्षा पढ़ते थे उसी टाइप से हमारा संस्मरण होता है। ये ना तो पूर्ण आत्मकथा होती है, न ही कोई जीवनी, ये एक स्मृति आधारित रेखा चित्र होता है। तो स्टूडेंट इस संस्मरण में एक भावनात्मक चयन करता है जो कि स्मृति में प्रिय और प्रभावी होता है और वही सुरक्षित रहता है। तो इसलिए जो हमारा संस्मरण है ये इतिहास और साहित्य के बीच की कड़ी माना जाता है जिसमें कि सत्य का हृदय स्वरूप सुरक्षित रहता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही जो हमारा ये आंसर नंबर 10 है
वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी गद्य उद्भव और विकास के सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने ये हमारे जो लेक्चर है ध्यान से देखा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके अपने नोट्स सिक्योर कर सकते हो। और हर वीडियो में गिव वे भी होता है जिसका आंसर आप सभी जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।